हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स यहाँ पे स्टार्ट कर रखी है और आज हम इसमें करने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस का पार्ट 1। रिलेशंस एंड फंक्शंस के पार्ट 1 में हम रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे एंड पार्ट 2 में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो बीसीए मैथ्स फर्स्ट सेमेस्टर का रहने वाला है। ऐसा हो सकता है कि आपका जो बीसीए का सिलेबस हो वो आगे पीछे हो और यहाँ से जो हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं वो उससे मैच तो कर रहा हो सिलेबस, लेकिन आगे पीछे हो सकता है, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना एक बार। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज रिलेशंस से। रिलेशंस, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रिलेशंस क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 अच्छे से करा है, सेट थ्योरी बहुत अच्छे से करी है, तो ये वाला ना चैप्टर आपसे फ्लो में जाएगा, बहुत इजीली सॉल्व होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिलेशन होता क्या है। तो मैंने आपको बोला आपके पास दो सेट गिवन दे रखे हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए में यहाँ पे दो डॉटर्स के नाम लिखे हैं और उनके जो पिताजी हैं, उनके जो फादर हैं, उनके नाम मैंने सेट बी में लिख दिए। तो आपके पास दो सेट हो गए, पहला सेट आपका डॉटर्स का है और दूसरा सेट आपका किसका है, फादर्स का है। अब ये क्या है, इनकी डॉटर है, मतलब आपस में रिलेटेड है। तो अगर मुझे रिलेशन बताना है, मुझे आशा का रिलेशन सुरेश के साथ बताना है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे पहले आप वो समझो। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, आशा इज रिलेटेड टू। रिलेशन दिखाने के लिए हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो इज रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है, सुरेश से। तो यहाँ पे लिख दोगे आप सुरेश। ऐसे ही आप दूसरे वाले के लिए, मीना इज रिलेटेड टू विकास। मीना किससे रिलेटेड है, उसका रिलेशन किसके साथ है, विकास के साथ है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे विकास। तो रिलेशंस को डिनोट कैसे करना है वो अगर आपको समझ आ गया है तो इसकी मैं एक और डिनोशन आपको बताती हूँ। दूसरी इसकी डिनोशन क्या होगी, अच्छा रिलेशन को हमेशा हमें कैपिटल आर से डिनोट करना है। तो इसकी रिलेशन हम कैसे बताएंगे, सेम आपको करली ब्रैकेट यहाँ पे लेना है, आशा कॉमा सुरेश। आशा और सुरेश को एक साथ लिखना है, आशा कॉमा सुरेश एक साथ लिखना है क्योंकि ये आपस में रिलेटेड है। और दूसरे ब्रैकेट में हमें दूसरा रिलेशन लिखना है, यानी कि मीना कॉमा विकास। तो इतनी बात अगर आपको समझ आ रही है तो मैं आपको जनरल फॉर्म सिखाती हूँ। मैंने अभी आपके लिए बहुत इजी एग्जांपल लिया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ पाए। अगर आपको इतना समझ आ गया तो अब मैं आपको बताती हूँ जो आपको बुक्स में देखने को फॉर्म मिलती है वो वाली फॉर्म, यानी कि हमारी जनरल फॉर्म। तो अब हम इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं। तो जनरल फॉर्म में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक ब्रैकेट के अंदर दो अलग अलग एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो हमने एक को नाम दे दिया x पहले वाले को और दूसरे वाले को y दे दिया। तो ये हम रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं। अगर आपने चैप्टर 1 सेट थ्योरी अच्छे से करा होगा तो आपको पता होगा रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। तो उन चीजों के बारे में मुझे नहीं लगता कि डिटेल में बताने की नीड है। तो x, y सच दैट कि x बिलोंग कर रहा है a से। x मतलब पहले वाले जो एलिमेंट्स हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट A से बिलोंग कर रहे हैं। Y बिलोंग कर रहा है B से। Y मतलब जो दूसरे वाले एलिमेंट्स हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, वो सेट B से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये आपकी इसकी जनरल फॉर्म हो गई जो कि क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। अब एक बार हम सबसे पहले रिलेशन की डेफिनेशन देखेंगे, एक अच्छा सा मैथमेटिकल एग्जांपल देखेंगे और फिर डोमेन और रेंज की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम रिलेशंस की डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। आपने दो नॉन एम्प्टी सेट लेने हैं जो कि क्या है, ए एंड बी है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर होना चाहिए, सेट खाली नहीं होना चाहिए। देन एनी सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। उसके बाद जो ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी का मतलब है कि आप एक इसका एलिमेंट उठा रहे हो, कॉमा इसका एलिमेंट, दूसरा इसका एलिमेंट उठा रहे हो, कॉमा इसका एलिमेंट, ऐसे करके आप पूरा सेट रेडी कर देते हो। उसका सबसेट आर होगा, मतलब आर जो बनेगा वो ए क्रॉस बी का ही सबसेट होगा। आप देख सकते हो कि ये किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का। इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में आते हैं, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में आते हैं। तो इतना समझ आ गया। तो एक एग्जांपल देखते हैं। रिलेशन आर हमें दे रखा है जो दो अलग अलग सेट से मिलके बना है, सेट ए और सेट बी से। जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं
उनको हम x बोलते हैं जो कि सेट A के होंगे, और जो दूसरे वाले एलिमेंट्स हैं उनको हम y बोलते हैं जो कि सेट B के होंगे। तो इसकी मैंने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों आपके लिए लिख दी है। पहले हम रोस्टर फॉर्म देखेंगे। 1,1, 2,8, 3,27 डैश डैश मतलब इंफिनिटी तक जा रहा है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो y है वो क्या है, इसका क्यूब है x का, है ना। 1 का क्यूब 1 हो रहा है, ठीक है। 2 का क्यूब कर रहे हैं 8 आ रहा है, 3 का क्यूब कर रहे हैं 27 आ रहा है, ऐसे आप 4 का क्यूब करोगे तो 64 आएगा। तो ये चीजें चलती जा रही है। तो हम इसको एक बार सेट बिल्डर फॉर्म में देखते हैं, x, y सच दैट x और y दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर है। तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। और कंडीशन लिखनी पड़ेगी, हर नेचुरल नंबर तो नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे। कौन कौन से लिखेंगे भैया, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि y जो है वो x का क्या है, क्यूब है, मतलब उसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे वो वैल्यू यहाँ पे आ रही है। इतना अगर समझ आ गया तो आपको रिलेशन समझ आ चुका है। अब हम बढ़ेंगे डोमेन की तरफ। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, ये सारी चीजें समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अब हम समझते हैं कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। तो हमने एक एग्जांपल लिया बहुत छोटा सा। आपके पास 2 सेट गिवन है A और B, जिसकी हेल्प से हमने एक R रिलेशन बनाया है। सेट A में आपके पास 5 एलिमेंट्स गिवन है, 1, 2, 3, 7 एंड 9, और B में आपके पास गिवन है 2, 3, 6 और 8। रिलेशन हमने देखो कैसे बनाया है, 1,2 यहाँ पे आ रहा है, 2,3, फिर 3 का 3 के साथ रिलेशन है, 7 का 6 के साथ है। अब आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा कि ये दोनों एलिमेंट्स, A का एक एलिमेंट यूज नहीं है और B का दूसरा एलिमेंट यूज नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तभी आप कोडोमेन और डोमेन में डिफरेंस देख पाओगे, रेंज में, कोडोमेन में, इन सभी में आप डिफरेंस देख पाओगे। फर्स्ट वाले सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम x बोलते हैं। तो x में हमारी कौन कौन सी वैल्यूज यूज हो रही है, हमारा 1 यूज हो रहा है, 2 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है और 7 यूज हो रहा है। तो आपकी जो डोमेन हो जाएगी, डोमेन का बेसिकली मतलब क्या है कि x की जितनी भी वैल्यूज आपकी रिलेशन में यूज हुई है वो आपकी डोमेन बन जाती है। तो डोमेन में आ जाएगा 1, 2, 3 और 7। यही अगर रिलेशन में आप y की वैल्यूज चेक करोगे तो जो जो आपकी y की वैल्यूज यूज होती है वो आपकी क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है। तो भैया यहाँ पे हमारी रेंज क्या बनेगी, 2, 3, दोबारा से 3 यूज हो रहा है तो एक ही बार काउंट करोगे तो 2, 3 और 6, 2 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है और 6 यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 और 6। अब भैया डोमेन अगर x की वैल्यूज होती है, रेंज अगर y की वैल्यूज होती है किसी भी रिलेशन के अंदर, तो भैया ये कोडोमेन क्या होता है वो समझने वाली बात है। तो देखो कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन का यहाँ पे मतलब है कि y के अंदर ऐसी वैल्यूज उठाओ जो सभी में आ रही हैं, मतलब कि B जो सेट होगा आपका कंप्लीट B सेट, Y की वैल्यू रेंज में तो सिर्फ वही आती है जो हमारी सेट में यूज होती हैं, रिलेशन बनाने में यूज होती हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ वैल्यूज हमारी बच जाती हैं, हमें वो बचानी नहीं है, हमें पूरा का पूरा Y का सेट उठा लेना है। मतलब जो सेट B की वैल्यूज होंगी, ये वाली वैल्यूज वो आपका कोडोमेन का सेट हो जाएगा। तो 2, 3, 6, 8 भैया ये हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन का सेट हो जाएगा। इतना समझ आता है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इन्हीं पे ही बेस्ड है। लेट ए, कोई एक आपको सेट दे रखा है ए जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3 अप टू 45 तक। आपको आर रिलेशन बनाना है, आर बी द रिलेशन इज स्क्वायर ऑफ ए। मतलब हमें और लिखना क्या है, हमें आर की वैल्यू लिखनी है, मतलब आपको रिलेशन बनाना है। देखो जब आपको एक ही सेट गिवन होता है तो जो आपका रिलेशन बनता है वो A क्रॉस A का ही बनता है। अगर आपको 2 सेट गिवन है तो वो A क्रॉस B का रिलेशन बनता है। तो यहाँ पे हमारा जो रिलेशन बनेगा वो A क्रॉस A का बनेगा। साथ में हमें भैया डोमेन भी निकालनी है और रेंज भी निकालनी है। तो लगते हैं काम पे और शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं अपना रिलेशन R। R की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, उसने बोला इज स्क्वायर ऑफ इन ए के ही अंदर उसका स्क्वायर आ रहा है और 45 तक मैक्सिमम जा रहा है। तो पहला भैया 1,1 हो जाएगा, y का स्क्वायर x आना चाहिए, तो 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा स्क्वायर होता है भैया हमारा 4,2, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इज स्क्वायर ऑफ बोला है, मतलब आपको x की वैल्यूज में स्क्वायर लेते जाना है।
उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, तो 9,3 हो गया। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16,4 हो गया। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25,5 होगा। 6 का स्क्वायर करोगे तो 36,6 होगा। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49,7 आ जाएगा, बट मैक्सिमम नंबर 45 तक जाना चाहिए, तो यहीं पे आप इसको विराम दे दोगे और आपका रिलेशन जो है वो रेडी हो जाएगा बनके। ठीक है, पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया। राइट आर रिलेशन लिखना था एक रॉ से में, वो हम लिख चुके हैं। दूसरे पार्ट में हमें डोमेन और रेंज निकालनी है। तो डोमेन और रेंज बहुत सिंपल है भैया, जो भी आपका रिलेशन बना है उसमें डोमेन की वैल्यूज लिख दो, मतलब एक्स की वैल्यूज लिखोगे 1, 4, 9, 16, 25 और 36। और जो आपका रेंज हो जाएगा भैया, रेंज आपका हो जाएगा क्या, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब जो y की वैल्यूज होंगी वो आपका रेंज हो जाएगा। अगर बोलेगा कोडोमेन भी लिखो तो कोडोमेन में आपका इसमें क्या आ जाता है, जो बची हुई वैल्यूज होती ए सेट की वो पूरा आ जाता है, यानी आपका ये जो सेट है 1, 2, 3 अप टू 45 तक ये आपका कोडोमेन के अंदर आ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ आर बी द रिलेशन इज ग्रेटर देन, आर हमारा एक रिलेशन दे रखा है दैट इज ग्रेटर देन फ्रॉम ए टू बी, जो कि कहां से कहां तक बन रहा है रिलेशन, ए से लेके बी तक बन रहा है। राइट आर, पहली चीज हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें रिलेशन निकालना है। ऑल्सो फाइंड आर इनवर्स, फिर उस रिलेशन का इनवर्स पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आर निकालते हैं, और आर आपको कैसे निकालना है, आपको बोला है इज ग्रेटर देन, ए से लेके बी में रिलेशन जा रहा है, तो ए के जो एलिमेंट्स होंगे जब हम रिलेशन में बिठाएंगे उसको तो इस तरीके से बिठाएंगे कि x जो होगा वो ग्रेटर देन y होगा। तो आप पहले यहाँ पे r लिख लो। r क्या लिखेंगे, हमेशा x जो है वो y से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम x में क्या उठाते हैं, पहले आप y उठाओ, क्योंकि y छोटा होना चाहिए, सबसे छोटा यहाँ पे क्या है 1 है, तो पहले पेयर में हमने यहाँ पे दे दिया 1। अब ये जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए, तो इससे बड़ा यहाँ पे 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। तो फटाफट से चारों को एक बार ले लेते हैं। तो 2,1, 3,1, 4,1, 5,1। उसके बाद हम यहाँ पे इसको किसको बिठा सकते हैं, सेकेंड नंबर पे हम बिठा सकते हैं भैया जी 3 को। अब पहले वाला नंबर 3 से बड़ा होना चाहिए, तो इसमें देखो 3 से बड़े 2 नंबर आ रहे हैं 4 और 5, तो एक बार 4 आएगा और एक बार यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, तो 5,3। नेक्स्ट 4 बिठाना है भैया, तो 4 हमने बिठा दिया यहाँ पे। 4 से बड़ा आना चाहिए पहला नंबर, और 4 से बड़ा उसमें एक ही नंबर है दैट इज 5, तो यहाँ पे हमने 5 बिठा दिया। तो इस तरीके से हमारा जो रिलेशन है वो यहाँ बन के रेडी हो जाता है। सेकेंड पार्ट में आपको इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स का बहुत सिंपल मीनिंग है कि जो x की वैल्यूज हैं उनको y का कर दो, और जो y की वैल्यूज हैं उनको x का कर दो। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे r इनवर्स क्या बनेगा, r इनवर्स भैया हमारा बन जाएगा 1,2, 1,3, 1,4, बताओ 1,5, 3,4, 3,5 और 4,5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कॉपी पेन लेके बैठोगे, साथ साथ जो क्वेश्चन कराया जा रहा है उसको करोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे, तो अच्छे मार्क्स लाने से आपको एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता। और अगर अपनी मनमानी करोगे, भैया वीडियो देख ली सब कुछ आ गया, देखो अभी तो समझ आ रहा है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, आपको कुछ नहीं समझ आने वाला। तो इस बात को ध्यान में रखो, कॉपी पेन लो और साथ साथ बैठ के सॉल्व करो। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर मैं इसको ना भी कराऊं तो आपको आना चाहिए ये क्वेश्चन बिना मेरे कराए ही, बट अगर आपको नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट वीक पड़ रहा है। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, भैया फिर से वही, डोमेन मतलब x की वैल्यूज निकालनी है, रेंज मतलब y की वैल्यूज निकालनी है। ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है भैया, जहां अभी तक x, y लिखा रहता था वहां y की जगह 1/x दे दिया भैया, और इजी कर दिया क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम अपना r डिटरमाइन करते हैं कि हमारा r क्या होगा। ठीक है, x एक नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का मतलब है x आपको एक नेचुरल नंबर लेना है, और कंडीशन भी दे दी कि x जो है वो 0 से लेके 6 के बीच में रहना चाहिए। यहाँ 0 नहीं आएगा क्योंकि 1/0 करते ही आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये 1 to 6 रहने वाला है, वो बाय मिस्टेक लिख दिया गया है। तो 1 to 6 x की वैल्यू जा रही है, तो पहले मैंने x की वैल्यू को रखा 1,
यहाँ पे भी पुट करेंगे तो 1,1 आएगा। 1,1 क्या होता है? 1 ही होता है। फिर आप 2 पुट करोगे तो 2 यहाँ पे पुट करोगे, कॉमा 1/2 बन जाएगा। सिमिलरली 3, 1/3, 4, 1/4, 5, 1/5, और कहाँ तक जाना है? हमें 6 तक जाना है, तो 6, 1/6। था कुछ इसमें? कुछ भी नहीं था, बहुत इजी है रिलेशन बनाना। डोमेन और रेंज निकला पड़ा है, सब कुछ हुआ पड़ा है। डोमेन मतलब x की वैल्यूज का एक सेट बना के लिख दो, रेंज मतलब y की जो वैल्यूज है, पीछे वाली जो वैल्यूज है उनका सेट बना के लिख दो। कितना इजी क्वेश्चन है। डोमेन मैंने यहाँ पे लिखनी है, तो डोमेन मेरी क्या हो जाएगी भैया? x की वैल्यू उठाते हैं 1, ये एक ब्रैकेट लगा दिया ना आपने, दूसरा नहीं लगाना। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नेक्स्ट रेंज की तरफ, रेंज में देखो 1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 एंड 1,6। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आते हैं तो आप इजीली इनको सॉल्व कर पाओगे। तो इन टोटल हमारे पास 10 टाइप्स ऑफ रिलेशंस यहाँ पे होते हैं जिनको हम समझने वाले हैं। एक एक करके समझेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं। एक एक चीज़ को ध्यान से सुनोगे, लिखते जाओगे, नोट्स बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो कोई आपको अच्छे मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। पहला रिलेशन हमारे पास यहाँ पे जो आता है दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन। भैया आइडेंटिटी रिलेशन को पहचानने का तरीका है A, फॉर्म आएगी। मतलब ऐसा रिलेशन, कोई भी ऐसा रिलेशन जिसमें सभी एलिमेंट्स इक्वल आ रहे हों, जिसमें ऐसे ही एलिमेंट्स आ रहे हो जहां पे x जो है वो y के बराबर है। मतलब पहला एलिमेंट हमारा x होता है और दूसरा एलिमेंट y होता है। तो जिस भी सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं जहां पे x y के इक्वल है, वहां आप लोग बोलोगे कि वो आइडेंटिटी रिलेशन है। अब एक और इसमें रिलेशन आता है जो कि क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसको भी हम इसी तरीके से जानते हैं भाई, ऐसा रिलेशन जिसके अंदर A, फॉर्म आती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है और कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल आपको रिलेशन दे रखा है 1,1, 2,2, 3,4, ठीक है। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में डिफरेंस ही ये है कि रिफ्लेक्सिव के अंदर आपकी अगर एक बार भी A, फॉर्म आ जाती है और बाकी चाहे इक्वल नहीं भी आ रहे, तब भी आप उसको रिफ्लेक्सिव बोल दोगे। लेकिन आइडेंटिटी में क्या है? आपके हर एक ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी उसमें ऑर्डर्ड पेयर हमने इंक्लूड करे हैं, सारे आपस में A, फॉर्म में ही आने चाहिए। जैसे ये जो आपने रिलेशन लिया है, ये आइडेंटिटी रिलेशन तो नहीं है लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है। भैया एक बार भी अगर A, फॉर्म आ रही है तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, लेकिन आइडेंटिटी हम इसको नहीं कह सकते। यही हम इस रिलेशन की बात करें तो ये आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। मेन चीज यहाँ पे ये आती है। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। तो जो हम आर रिलेशन बनाते हैं ना, दो सेट की हेल्प से, ए और बी सेट की हेल्प से बनाते हैं A, B, तो उसके जितने पॉसिबल हो सकते हैं रिलेशन, वो पूरा का पूरा रिलेशन उठा लो। जैसे मान लो इसमें आपके दो एलिमेंट्स है 1 और 2, इसमें भी आपके दो एलिमेंट्स है 1 और 2, तो उनसे जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं भैया, 1,1 बन सकता है, 1,2 बन सकता है, 2,1 बन सकता है और 2,2 बन सकता है। तो सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर अगर हम उठा लेते हैं A क्रॉस B के, तो जो हमारा रिलेशन बन के रेडी होता है उसने कोई एलिमेंट नहीं छोड़ा, उसने सारे एलिमेंट उठा लिए। तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोल देते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन बोल देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वॉइड रिलेशन या फिर एम्प्टी रिलेशन। नाम से ही पता चल रहा है ऐसा रिलेशन जो ब्लैंक है, खाली है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, तो इसको आप डिनोट करते हो फाई से। फाई मतलब खाली, एम्प्टी। एम्प्टी सेट हम किससे डिनोट करते हैं? फाई से। एम्प्टी रिलेशन को भी हम किससे डिनोट करेंगे? फाई से डिनोट करेंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये एम्प्टी सेट है, एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका इनवर्स रिलेशन आता है। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें आर पहले निकाला था, रिलेशन निकाला था, उसके बाद आर इनवर्स निकाला था। तो और क्या है भैया इनवर्स रिलेशन? और कुछ नहीं है, वही है। अगर आपके पास आर कोई एक रिलेशन दे रखा है 1,3 और 2,4, तो इसका उल्टा कर दो, आर इनवर्स निकाल दो 3,1 और 4,2। जस्ट कुछ भी नहीं करा, y की वैल्यूज को x में और x की वैल्यूज को y में उठा के पुट करा है। तो ये जो इनवर्स हमने निकाला है इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव हमने अभी देखा था क्या होता है। अब इररिफ्लेक्सिव क्या होता है? भैया कोई भी एक ऐसा सेट जिसमें a, फॉर्म नहीं आ रही, तो कोई भी सेट उठा लो। जैसे यही वाला सेट उठा लिया हमने क्या ले लिया? 3,1 और 4,2। इसमें कुछ भी x और y कहीं पे भी इक्वल नहीं है, a, फॉर्म नहीं आ रही, तो इस टाइप के सेट को हम क्या बोल देंगे? इररिफ्लेक्सिव सेट। ओके, नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भैया नाम से पता चल रहा है कुछ सिमेट्री सी बनाएगा। अगर a रिलेटेड है b से, मतलब a और b का रिलेशन है, तो b और a का रिलेशन भी होना चाहिए। अगर ऐसा रिलेशन है तो आप उसको सिमेट्रिक बोलोगे। एग्जाम्पल, आर हमने ऐसा लिया कि उसमें 1,2 आ रहा है, 1,3 आ रहा है और 2,1 आ रहा है। क्या हम इसको सिमेट्रिक बोल सकते हैं? भैया बिल्कुल बोल सकते हैं। यहाँ पे a रिलेटेड है b से और b भी रिलेटेड है a से। a, b आ रहा है तो उसका उल्टा भी एग्जिस्ट करना चाहिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर उसमें a, b है तो b, a भी उसमें आना चाहिए। ऐसे सेट को हम क्या बोल देंगे? सिमेट्रिक सेट बोल देंगे। गॉट इट? नेक्स्ट आता है एसिमेट्रिक। भैया देखो सिमेट्रिक नाम से ही हमारे 3 सेट है, तीनों में डिफरेंस क्लियर होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। दैट इज सिमेट्रिक, असिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। ये सारे टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं। असिमेट्रिक को समझते हैं। असिमेट्रिक कहता है कि अगर a, b आ रहा है ना, तो भैया b, a नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर दिखाई देता है तो वो सिमेट्रिक में आ जाएगा, दिखाई नहीं देना चाहिए तो वो एसिमेट्रिक रहेगा। तो भैया ये वाला पार्ट हटा देते हैं, तो r आपका बन गया 1,2 और 1,3। भैया a, b आ रहा है लेकिन उसका उल्टा b, a एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इस टाइप के सेट को हम बोल देंगे एसिमेट्रिक सेट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक भैया बिल्कुल खिलाफ है, एंटी है, बिल्कुल सिमेट्रिक का दुश्मन है, बिल्कुल खिलाफ है, सिमेट्रिक होने ही नहीं देगा किसी कीमत पे। b, a आ रहा है, मुझे वो भी चलेगा सेट के अंदर, लेकिन ये जो a और b है ना, ये इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो मुझे नहीं चलेगा। तो एंटी सिमेट्रिक आप कोई भी एक रिलेशन उठा लो कि भैया 1,1 ले लिया मैंने, एक 1,2 ले लिया और दूसरा मैंने 2,1 ले लिया। क्या ये एंटी सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला a, b के इक्वल नहीं आना चाहिए, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। असिमेट्रिक में तो चल जाएगा, बराबर होने चाहिए, यहाँ बराबर नहीं होने चाहिए। तो हम इसको हटा के क्या लिख रहे हैं? 3 लिख रहे हैं। अब ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एंटी सिमेट्रिक सेट बन जाएगा। तो ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको समझना बहुत जरूरी है। लास्ट हमारा आता है और सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांजिटिव, जिनको आप आगे बहुत यूज भी करने वाले हो। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है भैया कि a, b अगर रिलेशन में आ रहा है, b, c रिलेशन में आ रहा है, तो भैया इसको काट दो, मतलब कि a, c भी आपका रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल, अगर भैया 1,2 एग्जिस्ट कर रहा है, 2,3 एग्जिस्ट कर रहा है और 1,3 भी अगर एग्जिस्ट कर जाए तो हम ऐसे सेट को क्या बोल देंगे? ट्रांजिटिव। सेम कंडीशन यहाँ पे हमारी लागू हो रही है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं। तो ऐसा रिलेशन जो तीनों है, तीनों मतलब कौन कौन सा तीनों भैया? रिफ्लेक्सिव भी है वो रिलेशन, वो सिमेट्रिक भी है और वो ट्रांजिटिव भी है। ऐसा रिलेशन जो ये तीनों है, उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अब इन सभी पे बेस्ड और टाइप्स ऑफ रिलेशन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आता है, शो दैट आर बी द रिलेशन इन सेट ए। आर कोई भी एक रिलेशन है जो कि सेट ए में बना है, ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स का रिलेशन है, रिलेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, तो हमने ट्राइंगल्स का रिलेशन उठा लिया। सच दैट आर कैसा बना हुआ
हुआ है T1, T2। भैया दो ट्रायंगल्स की पेयरिंग है, x, y होता है तो दो ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे पेयर के लिए। सच दैट कंडीशन क्या है कि T1 जो है वो T2 के सिमिलर है, ठीक है, उसको आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना रहा है या नहीं बना रहा। तो आंसर लिखोगे, आंसर में पहले आप चेक करोगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव में हमने देखा था भैया a, आना चाहिए या 1, 1, 2, 2 इस फॉर्म में आना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए भैया। देखो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में गिवन दे रखा है रिलेशन वो आप उठा के यहाँ पे लिख दोगे T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, कि T1 जो है वो T2 के सिमिलर है। पहली चीज हमने लिख दी यहाँ पे, ठीक है भैया। अब हम रिफ्लेक्सिव है या नहीं है उसको चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब है a, फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है हमारा T1 और T2 दोनों ही रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं रिलेशन को कि T1 जो है T1, T1 भैया सेम लेने हैं a, लेने हैं तो T1, T1 तो लिखना पड़ेगा। T1 इज सिमिलर टू T2 या T1 इज सिमिलर टू T1 इटसेल्फ। क्या वो खुद के ही सिमिलर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दिक्कत क्या है, दो ट्रायंगल्स हैं भैया हमारे पास, उनकी सिमिलैरिटी मुझे चेक करनी है ना। तो एक हमारा T1 है और एक हमारा T2 है। मैंने T1 को ही दो बार ड्रॉ कर दिया भैया, T1 था ना, T1 को ही दो बार ड्रॉ कर दिया तो लग रहे हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर, है ना। तो T1, T1 इज सिमिलर टू T1, है ना। अगर T1 सिमिलर T1 के ही है तो बेटा ये रिफ्लेक्सिव भी होगा क्योंकि a, फॉर्म बना रहा है। तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के लिए मुझे चेक करना है कि T1, T2 आपस में सिमिलर है तो T2, T1 भी सिमिलर होना चाहिए। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो, मैंने एक ट्रायंगल लिया दैट इज T1, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल लिया दैट इज T2। ये ऊपर वाला फिगर देख लो, T1 और T2 ट्रायंगल ले लिए। मैं कहती हूँ कि T1 जो है ना वो सिमिलर है T2 के, इसके सिमिलर है, तो इसका उल्टा भी तो ट्रू होगा, T2 भी तो इसके सिमिलर ही हुआ फिर, है ना। तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हो कि T2 भी सिमिलर हुआ T1 के, तो भैया सिमेट्रिक भी हो गया। सब कुछ हुआ पड़ा है, बस आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। सेकेंड पार्ट जिसमें हम सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं, देखो हम इसमें क्या लिख रहे हैं कि T1, T2 जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब T1 जो है वो सिमिलर है T2 के, सिमिलर टू T2। फिर ये भी हम बोल सकते हैं भैया ऑल्सो, मतलब ये बात भी ट्रू है। क्या बात ट्रू है कि T2, T1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब T2 भी तो सिमिलर है T1 के। यही पूरा उठा के नीचे लिख दो। तो यस ये सिमेट्रिक भी होगा, इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हमने प्रूव कर दिया। अब तीसरी चीज हमें यहाँ पे प्रूव करनी है कि ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। इसको समझने के लिए हमें लेने पड़ेंगे तीन ट्रायंगल्स। तो पहला मैंने भैया T1 ले रखा है, दूसरा मैंने T2 ले रखा है, एक और ट्रायंगल ले लिया मैंने दैट इज T3, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि ये वाला इसके सिमिलर है और T2 इसके सिमिलर है, तो ऑब्वियसली ये वाला भी तो लास्ट वाले के सिमिलर ही हुआ। तो इसी चीज को आप यहाँ पे लिख दो। देखो कैसे लिखोगे, पहले आप ये वाली लाइन लिखोगे T1 T2 के सिमिलर है, R इक्वल्स टू T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है भैया। दूसरी चीज आप लिखोगे T2 की T3 के साथ। हम तीन ट्रायंगल्स कंसिडर करके चल रहे हैं, तो T2 जो है वो T3 के साथ सिमिलर है। इसीलिए भैया जो T1 होगा ना वो भी T3 के साथ सिमिलर होगा। T1 इज सिमिलर टू T3। अगर ऐसा है तो उसके बाद आप लिखोगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं वहां लिख रही हूँ, इट इज ट्रांजिटिव। फिर ये क्या हो जाएगा भैया, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। और यदि ये ट्रांजिटिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है और रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, तो भैया ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हेंस
इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, मुश्किल कुछ नहीं लग रहा होगा। एक क्वेश्चन और करेंगे इक्विवेलेंस का। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ R इज अ रिलेशन ऑन n क्रॉस n, n हमारा होता है नेचुरल नंबर्स का सेट। R जो रिलेशन बना है वो n क्रॉस n में बना है, डिफाइंड बाय a, b रिलेटेड टू c, d। अभी तक हम सिंगल एलिमेंट लेते थे कि x जो है वो रिलेटेड है y से, बट अब हमें ऑर्डर्ड पेयर दे दिया तो थोड़ा सा स्टेप अप हो गया है, थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, बट इतना मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। तो टाइम को सेव करने के लिए मैंने फटाफट इसको पहले ही सॉल्व कर दिया। इफ एंड ओनली इफ, कंडीशन क्या है भैया, इसकी कंडीशन है a प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। ए मतलब इसका फर्स्ट वाला उसको लास्ट वाले के साथ जोड़ दो और इसका सेकंड वाला इसके फर्स्ट वाले के साथ जोड़ दो। ये आपका रिलेशन दे रखा है, हमें शो करना है कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो वही चीज अगर हमें इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करना है तो तीन चीजें हमें शो करनी पड़ेगी। पहली रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा सिमेट्रिक होना चाहिए और तीसरा ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पे बढ़ते हैं, दैट इज टू चेक इट एज रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो 4a, b बिलोंग्स टू n क्रॉस n। दो हमने उठा लिए, एक ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, इसके अकॉर्डिंग एक ऑर्डर्ड पेयर लिया, a, b उठा लिया जो कि n क्रॉस n से बिलोंग कर रहा है। अब a प्लस b, b प्लस a के तो क्या होगा, इक्वल हो गई। भाई ऐसे सम कर लो या ऐसे सम कर लो, एक ही बात है। क्वेश्चन ये आता है कि हमने ये लिया ही क्यों है। तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें खुद का रिलेशन खुद के साथ ही दिखाना है। तो a, b मुझे रिलेटेड दिखाना है a, b के ही साथ। तो अभी मैंने बताया फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ सम लेना है और इन दोनों का सम ले लेना है। तो ये चीज दिखाने के लिए हमने ये लिया यहाँ पे। तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि सम ऐसे करो चाहे इसको उल्टा करके सम करो, बात एक ही है। अगर ये चीज है तो हम बोल सकते हैं ए बी रिलेटेड है ए बी से। अभी मैंने आपको करके दिखाया क्यों रिलेटेड है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव, मैंने शॉर्ट में लिखा, आप इसको पूरा लिखोगे कि इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब मुझे चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो इसके लिए हमने a, b और c, d दोनों ले लिए जो कि n क्रॉस n से बिलोंग करते हैं। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे ये प्रूफ करना है अगर a, b रिलेटेड है ना, ये रिलेशन का साइन है, रिलेटेड है c, d से, तो भैया जो c, d है ना वो भी रिलेटेड आना चाहिए a, b से। अगर ये चीज आती है तो वो सिमेट्रिक हो जाता है। तो देखो कैसे लेके आए, पहली लाइन में तो हमने वही रिलेशन लिखा है जो हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। अब इसको मैं उल्टा करके लिख सकती हूँ, भैया 1 + 2 लिखो या 2 + 1 लिखो, आंसर तो 3 ही आना है ना। तो इसको a + d को मैंने क्या लिख दिया, d + a लिख दिया, b + c को मैंने क्या लिख दिया, c + b लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखो हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में जो सेकंड वाला पार्ट है उसको मैं पहले लिख सकती हूँ। भैया 1 है इक्वल्स टू 2, मान लेते हैं, ऐसा होता नहीं है, मान लेते हैं, तो 2 भी तो 1 के इक्वल होगा ना, है ना। तो इसको हमने उल्टा करके लिख दिया, सेकंड वाले पार्ट को पहले और उसको बाद में। तो आप बोल सकते हो कि जो c, d है वो अब रिलेटेड है a, b से, क्योंकि ये जो है वो उसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बस a की जगह रिप्लेस हो गया c, b की जगह रिप्लेस हो गया d, c की जगह रिप्लेस हो गया a और d की जगह रिप्लेस हो गया b। सो R इज सिमेट्रिक, इसीलिए R जो होगा वो सिमेट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट हम ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए देखो a, b, c, d और e, f। ट्रांजिटिव के लिए हमेशा आपको 3 पेयर्स चाहिए होते हैं, तो हमने यहाँ पे 3 पेयर्स उठा लिए n क्रॉस n से जो बिलोंग कर रहे हैं। सबसे पहले देखो ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करते हैं। अगर 1, 2 बिलोंग कर रहा है, 2, 3 बिलोंग कर रहा है, तो बीच वाले को काट देते हैं, तो 1, 3 भी बिलोंग करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये दो चीज तो हम पहले से ही अज्यूम करके चलते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने 2 चीजें अज्यूम कर ली कि a, b रिलेटेड है c, d के, c, d रिलेटेड, ये दूसरा वाला c, d रिलेटेड है e, f के। तो अब आप प्रूफ क्या करोगे कि ये वाला और ये वाला जो कॉमन है उसको कट कर दो, ये वाला इसके रिलेटेड दिखाना है, a, b जो है वो e, f के रिलेटेड है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ये वाली चीज कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ये रिलेटेड था, भैया इसकी कंडीशन लिख दी, ये इससे रिलेटेड था, इसकी कंडीशन लिख दी। दोनों कंडीशंस को, दोनों क्या बना रहे हैं, इक्वेशंस बना रहे हैं। दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो, ऐड करके जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, जो बच जाएगा वो हमारा फाइनल यहाँ पे होगा
और इस फाइनल को देख के हम इजीली कह सकते हैं कि फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ सम हो रहा है, ये वाला इसके साथ सम हो रहा है, तो भैया आर क्या होगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अब भैया आर रिफ्लेक्सिव भी है, आर सिमेट्रिक भी है, आर ट्रांजिटिव भी है, तो इजीली आर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो तब बनता है जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है, और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जब बनता है जब रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। सिर्फ ये एंटी सिमेट्रिक का डिफरेंस है, बाकी सब चीजें सेम है। तो कोई भी ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और एंटी सिमेट्रिक है, उसको आप क्या बोल दोगे, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक मैंने आपको बताया है ना, एंटी सिमेट्रिक क्या होता है कि भैया ए कॉमा बी रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए, बी कॉमा ए भी एग्जिस्ट करे तो चलेगा, बस ये ए जो है ना वो बी के इक्वल नहीं होना चाहिए तो नहीं चलेगा, तो इक्वल नहीं होना चाहिए, ये आपका एंटी सिमेट्रिक होता है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है भैया, ए कॉमा ए वाली चीज उसके अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए। ट्रांजिटिव होता है तीन पेयर वाला, ए कॉमा बी अगर एग्जिस्ट कर रहा है, बी कॉमा सी एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट, मतलब ए कॉमा सी भी इसकी वजह से एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। तो इतनी चीजें इसके अंदर आती हैं। इस टाइप के आपके रिलेशन को हम क्या बोल देते हैं, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब हम बनाते हैं पार्शियल ऑर्डर सेट। पार्शियल ऑर्डर सेट बनता है दो चीजों से मिलके, सेट ए से और सेट आर से। ए कोई भी एक ऐसा सेट है जिसकी हेल्प से हमने क्या बनाया है, आर बनाया है, और आर जो होना चाहिए वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होना चाहिए। ऐसे केस में जो ए कॉमा आर से एक और नया सेट बनेगा वो हमारा कहलाएगा पार्शियल ऑर्डर सेट। इसका सेकंड नेम क्या है, पोसेट, पार्शियल ऑर्डर सेट। P फॉर पार्शियल, O फॉर ऑर्डर और सेट, पोसेट। ठीक है, बहुत इजी है। और इसका सेकेंड नेम, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का सेकेंड नेम है पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन। याद रहेगा, कुछ भी भूलने वाला नहीं है। तो ये ही हमारा लास्ट टॉपिक था। इस पे बेस्ड दो क्वेश्चंस कर लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, और उसके बाद हम रिलेशन की वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं। वीडियो के लास्ट 2 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे 2 क्वेश्चंस है, पहले हम ये वाला करेंगे। इसमें आपको क्या बोला है कि लेट आर, आर आपको कोई रिलेशन दे रखा है 1,1, 2,3, 3,1, 2,1, 2,2 एंड 3,3। शो दैट ए कॉमा आर इज अ पोसेट। पोसेट मतलब पार्शियल ऑर्डर सेट, ये आपको प्रूफ करना है। इफ ए इक्वल्स टू दिस, तो पार्शियल ऑर्डर सेट प्रूफ करने के लिए हम ये प्रूफ कर देते हैं कि जो ए है उससे जो रिलेशन आर बना है, आर वहां पे क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। तो आप बोल सकते हो कि यस ये पोसेट होगा। तो सबसे पहली चीज हमें चेक करनी है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो 1,1 हमें दिखाई दे रहा है, 1,1, 2,2 हमें दिखाई दे रहा है, 3,3 हमें दिखाई दे रहा है, जो कि कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, तीनों ही आर से बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। तो सेम आ गए, तो इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा। इतना हो गया भैया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक नहीं, हमें चेक करना है कि एंटी सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। एंटी सिमेट्रिक का मतलब है, एंटी सिमेट्रिक मतलब ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है, और उसके बावजूद उसके बाद ए जो है वो बी के इक्वल होना चाहिए। तो भैया ऐसा कोई सेट आपको दिखाई दे रहा है जिसमें ए कॉमा बी आए, बी कॉमा ए आए वापस से? क्लियरली पता चल रहा है हमें यहाँ पे 1,1 है, तो इसका जब आप उल्टा करोगे तो भी 1,1 ही आएगा। दोनों ही यहाँ पे किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, एंटी सिमेट्रिक भी हो जाएंगे। हेंस इट इज एंटी सिमेट्रिक, तो ये एंटी सिमेट्रिक हो जाएंगे। तीसरा हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। भैया ट्रांजिटिव चेक करो। ट्रांजिटिव के लिए हमने एक पेयर ले लिया 2,3 का, दूसरा हमने ले लिया 3,1 का। 2,3 बिलोंग कर रहा है, 3,1 बिलोंग कर रहा है, तो 2,1 भी होना चाहिए। भैया क्लियरली पता चल रहा है 2,1 रिलेशन में आ रहा है। दिस एग्जिस्ट या therefore 2,1 also exist in relation R, so it is transitive. इट इज ट्रांजिटिव। और अगर ये ट्रांजिटिव है
हेंस हम बोल सकते हैं कि ये पूरा क्या बना रहा है, आर जो है वो बना रहा है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। हेंस आर इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। और अगर आर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बना रहा है तो वो जो हमारा सेट ए कॉमा आर है, सो सेट ए कॉमा आर वो हमारा क्या बन जाएगा, एक पार्शियल ऑर्डर सेट बन जाएगा, यानी कि पोसेट बन जाएगा। वही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है, सेकेंड चीज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था डिटरमाइन वेदर द रिलेशन, आपको एक रिलेशन दे रखा है ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो आपका जो यहाँ पे ए सेट होगा वो आपका सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। भैया सेम चीज है, रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दो, ट्रांजिटिव प्रूफ कर दो, एंटीसिमेट्रिक प्रूफ कर दो। आप खुद भी इस क्वेश्चन को वीडियो को रोक के कर सकते हो, बाकी मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। लेट ए हमें लेना है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, वहां ए दे रखा था, यहाँ पे ए आपको खुद से लेना है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमने ये सारे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो कि हमारे नेचुरल नंबर्स भी होते हैं वो हमने यहाँ पे ले लिए। अब सबसे पहले हमें चेक करना है इस रिलेशन को। तो रिलेशन ये कह रहा है जब आप दोनों को माइनस करोगे तो जो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा वो या तो 1 के इक्वल आना चाहिए या फिर 1 से छोटा आना चाहिए। तो भैया दुनिया भर की पॉसिबिलिटीज है ना। तो हम अगर 2 और 3 से चेक करते हैं तो 3 माइनस 2 ले सकते हैं, 2 माइनस 3 भी ले सकते हैं। अगर इक्वल लोगे, इक्वल क्या होगा, 1 कॉमा 1 ले लिया तो 1 माइनस 1 करेंगे 0 हो जाएगा, 1 से छोटा हो गया। इसका मतलब कोई भी नंबर उठा लो a कॉमा a एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आप लिखोगे a कॉमा a बिलोंग्स टू r, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या एंटी सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल होगा, उसका उल्टा भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि a कॉमा b और b कॉमा a दोनों ही रिलेशन में आ रहे हैं और a जो है वो b के इक्वल भी आ रहा है, सो इट इज एंटी सिमेट्रिक। तो यहाँ पे ये एंटी सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव भी होगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन हमेशा क्या आना चाहिए, 1 से छोटा आना चाहिए। तो कोई भी आप नंबर उठा लो ऐसा जिसमें सब्ट्रैक्शन क्या है, 1 से छोटा आ रहा है या फिर 1 के इक्वल आ रहा है, तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। भैया पेयर भी बन रहे हैं, तो यहाँ पे आप ट्रांजिटिव के लिए क्या लिखोगे, a कॉमा b एंड b कॉमा c दोनों ही रिलेशन के अंदर आ रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट, इससे हम कह सकते हैं कि a कॉमा c भी रिलेशन के अंदर आएंगे। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, बिलोंग्स टू r मतलब रिलेशन के अंदर कंटेन्ड हो रहे हैं। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। अब भैया ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है, तो भैया क्या हो जाएगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी हो जाएगा। तो लास्ट में आप लिख दोगे अपना फाइनल आंसर, हेंस इट इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, हेंस इट इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी हो जाएगा। तो इसके साथ साथ रिलेशंस में किसी भी यूनिवर्सिटी में जो भी पॉसिबल टॉपिक्स आते हैं वो सभी टॉपिक्स हमने आज के वीडियो में कवर कर लिए हैं। ऐसा हो सकता है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक करवा दिए हो जो आपके यूनिवर्सिटी सिलेबस में ना भी हो, तो उस चीज़ को इग्नोर करना और जो आपके यूजफुल टॉपिक्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। कोई आपको डाउट लगा, कुछ नहीं समझ आया, किसी क्वेश्चन में दिक्कत है, किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस का, जिसमें हम कंप्लीटली फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही था, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय।